बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली कुछ इंतहाई बड़ी हैपनिंग्स के हवाले से बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम दिन था। दो अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। एक केस तो रूटीन के मुताबिक हो गया, लेकिन दूसरे केस में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनको ऑर्डर के दौरान तो नहीं, लेकिन ऑर्डर के तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद ये खबर आई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोका गया। जहांजब वासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों प्रोसीडिंग्स में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। इनसे हम दोनों प्रोसीडिंग्स से हाल भी जानेंगे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका है, मुस्तकबिल में उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं जुडिशरी पर, उस पर भी बात जो है वो करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे ये बताइएगा कि पहले तो ईमान मजारी वाला एक केस था, उसमें ईमान मजारी साहबा पेश नहीं हुई। एक मावन वकील पेश, उन्होंने सरफराज डोगर साहब से कहा कि आपके बेंच में केस ईमान मजारी साहबा पेश नहीं हो सकती जो गुज़िश्ता समाअत पर हुआ, तो आप ये केस जो कि यहाँ पर मुंतकिल कर दीजिए। फिर डोगर साहब ने कहा कि जितने भी लोग थे वो मौजूद थे, वकील यहाँ पर मौजूद थे, वकील आज भी यहाँ पर मौजूद है, आप इनसे पूछिए कि क्या हुआ था। बहरहाल वो समाअत मुलतवी किया। सर उस समाअत का हवाल बताइएगा और फिर हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया सबीना, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। एक तो गुज़िश्ता रोज़ एक अनयूजुअल हैपनिंग उस वक्त हमने देखने को मिली जब हरासमेंट के हवाले से जो मिजाज अथॉरिटी हैं जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा, उन्होंने एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। उसमें जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और सरबराह उसकी जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा हूँ। और ये नोटिफिकेशन मंजर-ए-आम के ऊपर आया। ये उस वक्त की बात है जब ईमान मजारी साहिबा के हवाले से एक कंप्लेंट जस्टिस सिमन रफ़त साहिबा के हवाले की गई थी कि ये हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस है। तो इस मामले पे असद मलिक साहब जो डॉन अंग्रेज़ी अखबार से वाबस्ता हैं, उनकी स्टोरी तो ये है कि जस्टिस सिमन रफ़त साहिबा को जब ये कंप्लेंट मिली तो उन्होंने कुछ सीनियर जजेस के साथ मुशावरत भी की। अच्छा। उन्होंने इसका नाम नहीं लिया। बहरहाल मामला आगे बढ़ता है। खबर फिर उसके कुछ ही घंटों के बाद अगली ये आती है जी कि जो मिजाज फोरम है हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस, वो जिम्मेदारी जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा से लेकर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के हवाले कर दी गई है। और वो प्रैक्टिकली इससे पहले का जो कमेटी थी उसको गैर मौसर कर दिया गया। तो ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि शायद 2 इजलास सुप्रीम कोर्ट में बैक वक्त हो सकते हैं, एक जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब का और एक जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा का। यहाँ पे ये बात क्लैरिफाई करना बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है या इख्तिलाफात हैं, उसकी बुनियादी वजह 5 जजेस वो हैं जिन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर की आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफ़र हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो ये बात की जाती रही है बहरहाल कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बज़ाहिर उस हवाले से एतराज़ जो है वो मौजूद है। ना जस्टिस सरफराज डोगर साहब को उन 5 जजेस में से किसी के खिलाफ कोई केस सुनना चाहिए, ना उन 5 जजों को इस हवाले से इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आज ये हुआ कि मारंग बलोच का नाम ECL से निकालने के हवाले से आज दूसरी समाअत थी। उस पर उनके मावन वकील पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि ईमान मजारी इसलिए नहीं आई कि चूँकि उन्होंने आपके खिलाफ एक इंक्वायरी के लिए एक कंप्लेंट फाइल की हुई है। तो सरदार डोगर साहब ने कहा कि ये क्या हुआ था उस वक्त। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा तो सीधा सा केस है जी कि ये केस आपसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो केस जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, उसकी तारीख नहीं आई। अब आते हैं दूसरे केस पे। ये है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुबैना जाली डिग्री का मामला। आर्टिकल 199 के तहत को वारंटों की रिट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। अच्छा। और इसमें मौक़िफ़ जो वकील हैं मियाँ दाऊद, उनकी तरफ से ये है कि जाली डिग्री का जो मामला है उसको आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज किया जा सकता है। अब इस मामले का बैकग्राउंड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे, उनके ज़माने में ये पटिशन आई थी। अच्छा। तो जब ये पटिशन आई तो उस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ आयद कर दिया कि आर्टिकल 199 के तहत किसी जज की डिग्री के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये वो मामला है जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ कर दिया।
तो जब ये एतराज़ात हुए जी कि ये रिट रिलाई नहीं कर रही, तो एतराज़ात के खिलाफ अपील हुई और उस पर प्रोसीडिंग हुई। प्रोसीडिंग हुई तो जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त के, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। अच्छा। और उन्होंने फैसला महफूज किया, लेकिन वो फैसला अनाउंस नहीं कर सके। ओके। और वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज सुप्रीम कोर्ट आ गए। आ गए। तो ये प्रिंसिपल तो बहरहाल है कि जब एक जज एक फैसला अनाउंस ना कर सके, ऊपर वाली कोर्ट में चले जाए, तो री हियरिंग होती है। ठीक है। तो अब अचानक से दोबारा से ये केस फिक्स हुआ। आज उसकी हियरिंग थी। आज मैं जब कोर्ट रूम में गया तो वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। 17 मिनट तक तकरीबन केस की हियरिंग हुई। अच्छा। अब 12 बजे का वक्त था, लेकिन 12:33 पर कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई। जैसे ही अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो वकला तंजीमें, इस्लामाबाद बार, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और उनके साथ जो है वो दर्जनों वकला रुस्तम के ऊपर मौजूद थे। अच्छा। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उन वकला से मुखातिब हुए और कहा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो वकला तंजीमों के जो रहनुमा थे उन्होंने फिर चाहे वो इस्लामाबाद बार हैं या डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, इन दोनों जज साहिबान को ये बताया कि आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये प्रोसीडिंग पेंडिंग है। अच्छा। तो इसलिए आप बराह रास्त एक तो रिट पिटीशन को नहीं सुन सकते। ताहम अगर अदालत ने ये तय करना है अभी कि ये रिट मेंटेनेबल है या नहीं है, तो ये काबिल समात होने या ना होने से पहले कम से कम वकला तंजीमों को आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि वकला तंजीमें इस मामले के ऊपर जो है वो बराह रास्त जो है वो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए खासी जदोजहद की। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक तो ये बात कही कि देखें, आप मुझे रोक नहीं सकते कि मैंने अदालती कार्रवाई को ना चलाऊं, या आप मुझे ये भी नहीं बता सकते कि मैंने अदालती कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है या कैसे आगे लेकर चलना है। उन्होंने जो मुझे ऑर्डर समझ आया उस वक्त ओपन कोर्ट में, उस पर उन्होंने ये कहा जी कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत ये मामला पेंडिंग है, उस वक्त तक हम इस केस को जो है वो एडजर्न कर रहे हैं। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, मैं और आप हम आपस में बैठे हुए प्रेस रूम में बात कर रहे थे, तो अचानक से खबर जनाब ये आई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को न सिर्फ जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है, बल्कि अदालती मावन भी मुकर्रर कर दिए गए हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह और अख्तर औसाफ साहब को, और उनको नोटिस किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए बुलाया गया है और बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब आज ओपन कोर्ट में मौजूद भी थे। अच्छा। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था तो उस वक्त मैंने खुद उनको देखा भी। अच्छा। कि वो वहाँ पे मौजूद है। तो ये अब अजीब बात इसलिए भी मालूम होती है सबीन के हमने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंसेस भी इवन जब सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जजेस के खिलाफ आए तो कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने प्रोसीडिंग के दौरान जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका। मैं बिलखसूस मिसाल देना चाहूँगा साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस आया, जुडिशल वर्क करते रहे। उस रेफरेंस को काजी फायद ईसा साहब ने आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त चैलेंज कर दिया। जब उन्होंने चैलेंज किया तो मुनीर मलिक साहब उनके वकील थे, केस चला। उस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान भी काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो एज अ जज जुडिशल वर्क करते रहे, उनको नहीं रोका गया। और भी बेशुमार मिसालें हैं, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बार में एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा जी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI जो है वो बेंच फिक्सेशन में इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेंट आ गई। तो जितना भी अरसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो प्रोसीडिंग चलती रही, उनको जुडिशल वर्क से नहीं रोका गया। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट्स आई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने प्रोसीडिंग की, उस प्रोसीडिंग को चैलेंज कर दिया मुज़ाहिर नकवी साहब ने ये कहकर कि मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग है इसको पब्लिक किया जाए। अच्छा। यानी आम आदमी को भी पता लगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। तो काजी फायद ईसा साहब ने फौरी तौर के ऊपर दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया और बेंच 1 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई और ओपन प्रोसीडिंग होना शुरू हुई। जी, मुज़ाहिर नकवी साहब दिल्ली आते थे, प्रोसीडिंग होती थी। उस वक्त भी कहीं पे भी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को अदालती काम करने से नहीं रोका गया। इसके अलावा एक जज साहब थे फ़ारूक इरफान साहब। अच्छा। उनका नाम पनामा लिस्ट में आ गया था कि उन्होंने कोई
एक कंपनी बनाई है बैरून मुल्क में, और वो ऑफशोर कंपनी है, और ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिक्लेरेशन है, उसमें उन्होंने जाहिर नहीं किए। उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो लाहौर हाई कोर्ट से थे, अच्छा, प्रोसीडिंग हुई, उनको नहीं रोका गया। उन्होंने ओपन कोर्ट में चैलेंज किया मामला। ये अलग बात कि उन्होंने फिर रिज़ाइन दे दिया और फिर उनको मराहत और पेंशन वगैरह मिली। तो इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, उनके खिलाफ भी सदारती रेफरेंस आया। तो ये सारी मिसालें बयान करने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। दूसरी जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे ये समझ आ रही है सबीन, कि जो दरख्वास्त गुजार वकील हैं, हमारे दोस्त हैं मियाँ दाऊद साहब, वो खुद आज नहीं थे। और उनकी जगह पे एक वकील पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि वो वकील साहब नहीं। प्रोसीडिंग के दौरान किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जुडिशल वर्क से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को रोकें। ये भी एक अजीब बात है। वहीं पे अभी ये तय होना बाकी है कि क्या आर्टिकल 199 के तहत एक जज की जाली डिग्री या मुबैना डिग्री के मामले को क्या को वारंटों में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अभी रजिस्ट्रार ऑफिस के ये एतराज़ात जो हैं उनके ऊपर डिसीजन होना है। तो वो मामला जो अभी तय होना है उसको एक बहुत बड़ा जंप लगाकर एक अगली स्टेज के ऊपर हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को लेकर चली गई है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इस पे शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। और अब जो हम क्योंकि एनालाइज जो कर रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स की सूरत में कर रहे हैं, क्योंकि जो रिटर्न ऑर्डर है वो अभी तक कम अज़ कम मुझ तक नहीं पहुंचा, और हमें नहीं पता कि उस ऑर्डर की लैंग्वेज क्या है, उसमें क्या कहा गया है। लेकिन है ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड कि अभी ये तय होना है कि रिट मेंटेनेबल है नहीं है, क्या एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए हैं, एतराज़ात बरकरार रहेंगे, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होने हैं अभी। या तो ये होता ना कि अमर फ़ारूक साहब का बेंच अगर होता, प्रोसीडिंग हियरिंग हो चुकी होती, आर्ग्यूमेंट्स हो चुके होते, तो हम ये बात करते जी कि ठीक है आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। या एटलीस्ट फ़र्ज़ करें मैं अगर एक पटिशन लेके जाता हूँ तो मेरे वकील जो हैं वो अदालत में आके बात करेंगे। तो अभी आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं हुए। और क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब तो सुप्रीम कोर्ट में जब आए तो अब एक तरह से इसको री हियरिंग के तौर पे देखा जा रहा है। तो जब री हियरिंग के तौर के ऊपर सभी इस मामले को देखा जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल में इस बहुत जल्दी जो है वो एक स्टेप ले लिया गया है। और ये वो ऑर्डर है जो मेरे ख्याल में अगर ये इस तरह की ऑर्डर की लैंग्वेज है तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, और सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में अगर ये ऑर्डर चैलेंज हुआ तो इस पर स्टे हो जाएगा। अच्छा सर, इसके मुस्तकबिल में अब क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त भी खासी लड़ाइयाँ जो जजेस के दरमियान भी चल रही हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं, डोगर साहब जो हैं वो भी, उनका रवैया भी आपके सामने है। तो मुस्तकबिल में इस चीज़ के इम्पैक्ट आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक कैसे देख रहे हैं? सभी एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि एक ख़बर और भी है, और वो ख़बर ये है कि जस्टिस आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 199 के तहत एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हो गई। अच्छा। और उसमें ये है जी कि ये इनकी मुबैना तौर पर जो मुझे पता चला है कि एज अ जज अपॉइंटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं हुई। तो यही वो खदशा है दरअसल जिसका हम बतौर कोर्ट रिपोर्टर सहाफ़ी भी, मैं और आप भी इसका इजहार कर रहे हैं। और यही वो खदशा है जो वकला बरादरी भी ये बात कर रही है कि आर्टिकल 199 के तहत अगर आप जजों की अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना शुरू कर देंगे तो फिर ये एक विंडो खुल जाएगी, और फिर ये वो विंडो होगी, ये वो फ्लड गेट होगा, कल जिसका जो दिल चाहेगा वो आर्टिकल 199 के तहत उस जज के खिलाफ पटिशन फाइल करेगा, चाहे वो कोई सियासी मकासद हो उसके या कोई भी मामला हो, और फिर उसके ऊपर जो है वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। हालांकि आइन ने बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर लिखा गया है कि एक जज को हटाने का तरीका क्या है। पहला तरीका ये है जी कि वो जज खुद रिज़ाइन कर जाए। दूसरा तरीका ये है कि खुदा ना खास्ता उस जज की मौत हो जाए तो वो उसकी सीट खाली होगी। तीसरा तरीका ये है कि आर्टिकल 209 के तहत उस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कंप्लेंट आए, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से सो मोटो ले ले। और ये होल्ड काजी फायद ईसा साहब के केस में हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये पावर है कि वो असखुद नोटिस भी ले सकती है। तो ये वो तरीके हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक जज को हटाया जा सकता है। अब मुबैना डिग्री वाला जो मामला है, दुरुस्त है गलत है जो भी है, ये भी बहरहाल सवाल है कि 40 साल पहले
एक शख्स की डिग्री की स्क्रूटनी 40 साल के बाद क्यों की जा रही है। हाँ तो बहरहाल अगर आप कर भी रहे हैं तो वो फोरम तो फिर आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो कंप्लेंट अभी पेंडिंग है। तो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही आइन ने ये कहा हुआ है कि एक जज के खिलाफ कोई इल्ज़ाम आएगा तो वो देखेगी, तो फिर आर्टिकल 199 के तहत इस मामले को कैसे टेकअप किया जा सकता है। तो ये वो एक प्रेसिडेंट्स है जिसके ऊपर इसलिए इख्तलाफ या इसके लिए इसके ऊपर तनकीद हो रही है कि इस मामले को इस तरह से टेकअप नहीं किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, पीटीआई के जो लोग हैं और इख्तलाफ राय रखने वाले जो लोग हैं वो ये बुखला खास तौर पर वो ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद पूरी अदलिया हाईजैक कर ली गई है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, तो जाहिर है जब एक चीज़ पेंडिंग है उसको इस तरह से, और वो ऑर्डर होना बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाके ऑर्डर हुआ है और कोर्ट रूम के बाद जाकर। मैं यहाँ पे ये भी एक क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं एक मैंने चीज़ सोशल मीडिया पे देखी थी कि जैसे सरफराज डोगर साहब जो हैं वो 26वीं तरमीम के बाद जो हैं वो आए हैं जी, तो ये गलत, और ये इसको जो है ये फैक्चुअली गलत बात इसलिए है कि आर्टिकल 200 जो है ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से चला आ रहा अच्छा। है। ये ऐसा नहीं है कि 26वीं तरमीम के बाद जो है वो आर्टिकल 200 में ये बात लिख दी गई है कि एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आ सकता है। तो ये तो पुराना जो हमारा असल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वहाँ से ही ये सिलसिला चला आ रहा है। बिल्कुल, आज के वीडियो को आपने देखा, अपने फीडबैक से लाजमी अगर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।